हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। इफ यू आर फॉलोइंग, यदि आप मेरे वीडियो सीरीज को फॉलो कर पा रहे हैं तो आपको शायद पता होगा कि यह एक छोटा सा प्रयास है DU, SOL, इग्नू और इंडिया के तमाम यूनिवर्सिटी में जो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको हेल्प करने के लिए, जो शायद पहली बार अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम लिख रहे हैं, लेकिन एक इंटर्न ये टॉपिक्स जो है IAS में जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस रखा है ऑप्शनल, उन्हें भी हेल्प होगा। इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं आपको पोस्ट मॉडर्निज्म पे आप कैसे लिखें नोट, क्योंकि इस पे नोट ही आपको आने वाले हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो इस पे आपको जो है एक बताने का प्रयास है। लेट अस सी व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। अब देखें कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। इसका सबसे अच्छा जो तरीका सोचने का है, जो आप एग्जाम में भी आपको लिखना चाहिए, ये एक तरह का रिएक्शन है मॉडर्निज्म से। तो आपको पहले मॉडर्निज्म क्या है और उसके थॉट प्रोसेस या उसका वर्ल्ड व्यू क्या है उसको और लिखना चाहिए, और फिर उससे कंट्रास्ट करना चाहिए। जैसे जो एज ऑफ इनलाइटनमेंट कहते हैं, 18th एंड 19th सेंचुरी, जिसको साइंटिफिक एज भी बोलते हैं, मॉडर्न एज बोलते हैं, हर फील्ड में उसमें उसके जो एस्टैब्लिश नॉर्म, वैल्यू, बिलीफ सिस्टम या उसका पैटर्न, मेथड ऑफ इंक्वायरी है, उन सेल्फ और समाज का जो व्यू है, उन सबको ये एक तरह से चैलेंज करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। इसमें जो मेन जो थॉट जो कि उसको अलग करता है मॉडर्निज्म से, वो है कि कैसे हम जो है ट्रूथ को जो है देखते हैं या कैसे डिस्कवर करते हैं। तो मॉडर्निस्ट थॉट प्रोसेस ये है कि आप ट्रूथ ऑब्जेक्टिव है, यूनिवर्सल है, वो आउटसाइड है, जो ऑब्जर्वर है, जो ट्रूथ की खोज कर रहा है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि नो, ट्रूथ इज सब्जेक्टिव, ये क्रिएटेड है और ये विद इन द ऑब्जर्वर है, ये उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस या उसके पर्सपेक्टिव या उसके सोचने के तरीके, परसेप्शन से गाइडेड होता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस, जहां पे कि ये अलग हो जाता है मॉडर्निस्ट से या बियॉन्ड मॉडर्निस्ट हो जाता है। इसके अलावा जो है आप ये भी समझ सकते हैं कि पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थॉट, जिसने कि चैलेंज किया एवरीथिंग व्हाट इज मॉडर्निस्ट, उसने इफेक्ट किया है बहुत सारे फील्ड को, हिस्टोरिकल रीडिंग को समझने को, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक स्टडीज, आर्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, एंथ्रोपोलॉजी एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिकल साइंस। यदि आप इसको ऐसे इन नट सेल देखें तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो एक काइंड ऑफ रिएक्शन है, वो एक काइंड ऑफ एंटीथेसिस है मॉडर्निस्ट का। और एक जो उनके एस्टैब्लिश जो वैल्यू सिस्टम, नॉर्म और जो पैटर्न जो सेल्फ, सोसाइटी एंड वर्ल्ड का है, उसको ये चैलेंज करता है, पर्टिकुलरली इस बेसिस पे कि कोई एक जो है आइडियोलॉजी या एक थ्योरी या एक जो वे ऑफ लैंग्वेज बताने का है, कम्युनिकेशन, वही जो है ट्रू नहीं है। देयर आर multiplicity of views, ideas and thought process and culture and multiculturalism and diversity। तो ये जो एक थॉट प्रोसेस है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म का कोर है। आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर इट्स कोर। जैसा मैंने पिछले स्लाइड में भी कहा कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है एस्टैब्लिश जो मॉडर्न कल्चर, आइडेंटिटी, हिस्ट्री या लैंग्वेज, इसको जो है चैलेंज करता है, इन सब पे क्वेश्चन करता है। इसके अनुसार से कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, जो मैंने इसके पिछले स्लाइड में मैंने कहा। ट्रूथ जो है वो सब्जेक्टिव है, क्रिएटेड है, सोशली कंस्ट्रक्टेड क्रिएटेड है, कॉन्टेक्चुअल है। आपका ट्रूथ है, मेरा ट्रूथ है। So there is no universal truth which can be discovered scientifically, which is outside the observer or the subject। तो ये जो इंटरमिंगलिंग है जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट मतलब वो जो ट्रूथ की खोज कर रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब जो ट्रूथ है, उन दोनों को ये मानता है कि एक है। सब कुछ पर्सपेक्टिव है, किस पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं। इट रिजेक्ट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल नॉर्मेटिव एंड इथिकल जजमेंट। इस तरह से आप देखें तो ये एंटी फाउंडेशनलिस्ट है, मतलब जो फाउंडेशनल मोरल इथिक्स का है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, जिसके कंपैरिजन में सभी थ्योरी, नॉर्मेटिव थ्योरी इवेल्युएट करती है, उसको ये नकारता है। इसके अनुसार से कोई ऐसा यूनिवर्सलिज्म जो है वो संभव नहीं है।
लैंग्वेज में देखें तो डेरिडा ने, जिसके बारे में आगे आपको और बताएंगे, उन्होंने लैंग्वेज को ही चैलेंज किया कि लैंग्वेज इटसेल्फ जो है वो पावर का फंक्शन है, वो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। लैंग्वेज में आप, डेरिडा कहता है कि ऑलवेज आप देखेंगे कि एक बाइनरी है, मेल फीमेल, वॉर पीस, टॉल शॉर्ट। तो ये जो बाइनरी है ये इटसेल्फ रॉन्ग है, क्योंकि उसमें जो पहला वर्ड देखेंगे वो उसको हायरार्की में ऊपर रखेगा, मेल ऊपर, पैट्रियार्की ऊपर, मैट्रियार्की नीचे, वॉर गंदा, पीस अच्छा। तो ये जो हिरार्की ऑफ आइडिया और बाइनरी है, इसको जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट नकारते हैं। इनका कहना है बीच में मेनी शेड्स हैं, वॉर एंड पीस के बीच में कितने ही शेड्स हैं जिसको हमें देखने की जरूरत है। वॉर अपने आप में कोई एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं रखता, पीस अपने आप में कोई एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं रखता। इनफैक्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट के अनुसार किसी भी कल्चर का लैंग्वेज जो है उसकी अपनी क्रिएशन है, उसके अपने पावर रिलेशंस को एक्सप्रेस करता है, और उसके जो मीनिंग है उसका कोई यूनिवर्सल मीनिंग नहीं निकाला जा सकता है, वो केवल कॉन्टेक्चुअल है। उसको उसी लैंग्वेज के दूसरे वर्ड से आप कंपेयर या कंट्रास्ट करके आप मीनिंग निकाल सकते हैं। दिस इज द मेन थीम ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, जो डेरिडा का थॉट प्रोसेस है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली जो है टॉलरेंस, डाइवर्सिटी और चॉइस, ये तीन ट्रिनिटी हैं इसके, क्योंकि ये मल्टी कल्चरलिज्म, डाइवर्स आइडियाज, डाइवर्स व्यू को सपोर्ट करता है। तो आपको जो है टॉलरेंट होने हैं दूसरे के जो आइडियाज हैं, दूसरे के जो व्यू हैं, बिकॉज देयर इज नो यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आप इस पे आर्गू नहीं कर सकते कि आप सच बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो। तो आपको टॉलरेंट होना पड़ेगा डाइवर्जेंट व्यू का। और चॉइसेस जो हैं अनलिमिटेड है, आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने, आप यदि नट सेल में देखें तो एक बहुत अलग तरह की एक सोच जो है वो दी है वर्ल्ड को, कि कैसे हम इंडिविजुअल अपने को परसीव करता है, सोसाइटी को परसीव करता है, वर्ल्ड को परसीव करता है। जो रिलेशन है बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड द होल सेटअप और अरेंजमेंट, उसको जो है ये एक अलग नजरिए से देखता है, जिसमें कि कोई भी चीज जो है वो फिक्स नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। एवरीथिंग इज पर्सपेक्टिव बेस्ड, कंटिंजेंट बेस्ड, चांस एंड इरेशनल। तो ये जो है इसका कोर थीम है मेरे अनुसार से। और मुझे लगता है कि यही मोस्ट ऑफ द थिंकर्स की व्यू भी है, जो मैंने पढ़ा है, कि दीज आर द फैक्टर्स विच स्पर्ड पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसने कि इसे हवा दी पोस्ट मॉडर्निज्म को। जो दो वर्ल्ड वॉर हुए, इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही पोस्ट मॉडर्निज्म जो है बहुत जोर से जो है इसकी थॉट प्रोसेस फैली है। तो वर्ल्ड वॉर और फिर वियतनाम में जो हुआ, एंड जो जिस तरह से बॉम्बिंग हुई, और उससे लोगों का जो मॉडर्न जो इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट एंड जो वर्ल्ड व्यू है जिसमें कि प्रोग्रेशन इनलाइटनमेंट था, उससे मोह भंग हुआ। तो उसके चलते जो है ये थॉट प्रोसेस आई कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या क्या किया, यदि इसने ये ऐसा नरसंहार किया तो उसमें कौन सी सच्चाई है, कौन सी प्रोग्रेशन है, कौन सी इनलाइटनमेंट है, तो फिर क्यों बिलीव करें उस पूरे फाउंडेशन को। तो इसके चैलेंज में जो है ये पोस्ट मॉडर्निज्म आई एंड न्यू साइंटिफिक थ्योरीज। इनफैक्ट पूरा मॉडर्निस्ट जो थॉट था वो साइंटिफिक इस बेसिस पे था कि न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स, आर्कमिडीज, जिसमें कि सभी चीजों के एकदम फिक्स जो है वो थ्योरी है, आप लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, और कोई भी थ्योरी, जैसे पॉपर ने बोला कि वो फॉल्सिफाई की जा सकती है साइंटिफिक मेथड से, तो वो साइंटिफिक थ्योरी है। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा और न्यू एजेस में जब रिलेटिविटी की थ्योरी आइंस्टीन ने दिया, फिर क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी आई, श्रोडिंगर एंड अदर्स, एंड देन उसके बाद जो है जो कैओस थ्योरी आई, इन सब ने इतना बदल दिया। जो एक फिक्स जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स था कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन को जानते हैं, फोर्स जानते हैं, तो आप उसके फ्यूचर को के पोजीशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इन सब को इतना बदल दिया कि उसका असर जो है हमारे पॉलिटिकल थॉट पे या फिलॉसफी पे भी पड़ा, कि देयर इज नथिंग फिक्स्ड, वी कैनॉट प्रेडिक्ट ए इवेंट इन फ्यूचर बाय स्टडिंग इट्स प्रेजेंट फॉर्म। ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसमें इतने वेरिएबल्स हैं कि वो कैओस थ्योरी जैसी है, किसी भी सोशल इवेंट को प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो दैट हेल्प्ड the postmodernist thought, the new scientific inventions in field of
रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स एंड chaos थ्योरी। देन जो आईसीटी रिवॉल्यूशन हुई और जो ग्लोबलाइज्ड ग्लोबल विलेज जो वर्ल्ड हो गया, इसने भी जो है डिफरेंट कल्चर को एक दूसरे से इंटरमिंगल किया। देन पीपल कुड अप्रिसिएट जो जो हम सोचने का तरीका है, जो अफ्रीका में एक कॉन्गो में एक सोसाइटी जो सोच रहा है और यूएस में कैलिफोर्निया में जो सोसाइटी सोच रहा है, वहां पे वॉर, पीस, मेल फीमेल, इस नोशंस के कितने डिफरेंस हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्यों अफ्रीका के कॉन्गो का जो कल्चरल जो कंस्ट्रक्ट है चीजों के बारे में आइडियाज, वो अलग, वो कमतर है जो कैलिफोर्निया में सोचता है। तो इससे जो है मल्टी कल्चरलिज्म, डाइवर्सिटी और टॉलरेंस, इसका जो फीलिंग आई, उसने भी इसको हवा दिया पोस्ट मॉडर्निज्म को। देन एंटी कॉलोनियल 1950 के बाद से जो है इतने सारे राष्ट्र जो है स्वतंत्र होने लगे, उसमें उससे जो बहाव आया, उन्होंने भी जो है जो इस्टेब्लिश जो नॉर्दर्न जो वाइट डोमिनेटेड जो कल्चर है उसके चीजों को उन्होंने रेज किया कि वही जो है यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, दोज आइडियाज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द पावर ऑफ द हैव्स, इट इज नॉट समथिंग दैट इज गिवन बाय नेचर। तो ये जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है, फेमिनिस्ट ने जो है अलग फेमिनिज्म ने इशू उठाया कि जो मेल फीमेल, जो पैट्रियार्की और मैट्रियार्की का जो डिवीजन है, जो मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का जो जो हियरार्की है वो रॉन्ग है। तो उसने भी, और इंडिजिनस पीपल्स मूवमेंट ने भी लोगों को सेंसिटाइज किया कि देयर आर मल्टीपल व्यू, डाइवर्स व्यू, और कोई भी उसमें हियरार्की के लिए जो है सुपीरियर नहीं है, देयर इज नो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म, और परहैप्स जिसको हम लोग समझते रहे कि वही अच्छा है जो थ्योरी दी गई इनलाइटेंड वर्ल्ड से, उसको जो है इन सब ने क्वेश्चन किया। ये स्लाइड मैंने आपको रिपीट करने के लिए जस्ट दिया है, आपको हेल्प मिलेगी नोट लिखने में। ये सब चीजें मैं कह चुका हूं कि यदि आप एक कंपैरिजन करें मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप इसका आंसर लिखे, नोट लिखे, तो आप पहले पैराग्राफ में कंट्रास्ट करें, आप बताएं कि मॉडर्न या इनलाइटेंड एज ऑफ इनलाइटनमेंट के जो है थॉट प्रोसेस क्या थे और कैसे पोस्ट मॉडर्निज्म इससे डिफरेंट है। तो जैसे आप देखिए कि मॉडर्निज्म में यूनिवर्सल एंड ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की बात की जाती है, पोस्ट मॉडर्निज्म इसको नकारता है, इसमें ओनली प्लूरिटी और पर्सपेक्टिव है, कोई यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है। ट्रूथ डिस्कवर किया सकता है, मॉडर्निस्ट अप्रोच है, यहाँ है नो, ट्रूथ जो है क्रिएटेड है, इट इज सोशल क्रिएशन। मॉडर्निज्म बात करता है रैशनल अप्रोच की, रीजन बेस्ड साइंटिफिक अप्रोच, और ये क्वेश्चन करता है रैशनलिटी, ये कहता है सभी कुछ इरैशनल है, साइंस को ही वो साइंटिफिक जो टेम्पर है या साइंस बेस्ड डिस्कवरी है उसको वो नकारता है। फैक्ट डिराइव फ्रॉम लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन, मॉडर्निज्म यहाँ पे है फैक्ट्स क्रिएटेड बाय एजम्पशंस। एब्सोल्यूट डॉक्ट्राइन में मॉडर्निस्ट जो है बिलीव करते हैं, देयर आर मेनी डॉक्ट्राइन्स। यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ डॉक्ट्राइन है, कोई एक जो है प्रिस्क्रिप्शन जो है वो सोसाइटी को कहीं आगे नहीं ले जा सकता है। ग्रैंड थ्योरी जैसे मार्क्सिस्ट एंड लिबरलिस्ट, इनको ये नकारता है, जो ग्रैंड थ्योरी या ग्रैंड आइडियोलॉजीज हैं। एंड फाइनली मॉडर्निस्ट जो है वो उनका अप्रोच ऑब्जेक्टिव है, एनालिटिकल है, थ्योरेटिकल है, और पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है सब्जेक्टिव है, एनार्किकल। एनार्किकल का मतलब यहाँ पे ये है कि देयर इज नो फिक्स पैटर्न, तो उस वे में जो है व्हाट एवर यू थिंक यू कैन क्रिएट लाइक दैट। तो और एक्सपेरिमेंटल है, कंटिंजेंट है, बाय चांस है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। तो ये डिफरेंसेस को आप हाईलाइट करना चाहिए। इसके क्रिटिसिज्म भी काफी हुए हैं, उस पर भी एक दो लाइन आप नोट्स में लिख सकते हैं। कई थिंकर्स ने कहा है कि ये एक तरह का सोफिज्म है। सोफिज्म मतलब कि आप क्लेवर आर्गुमेंट से लोगों को भरमाते हैं, जो कि सच नहीं होता है, आप ऐसा क्रिएट करते हैं जिससे कि आप पब्लिक कुछ पल के लिए जो है भ्रमित हो जाए। तो इस तरह की जो 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 कला है वो सोफिज्म है। तो इसको कई थिंकर बोलते हैं कि सोफिज्म है। ऑब्सक्यूरेंटिज्म मतलब बहुत ही छुपा हुआ, मतलब आप उसको समझ नहीं पाते। इनफैक्ट कई और थिंकर्स ने ये कहा है कि भाई जो डेरिडा बोलते हैं कि हम जो लैंग्वेज लिखेंगे आप उसके टेक्स्ट को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो ट्रूथ आपका ट्रूथ है, आप अपना उसे अपनी तरीके से समझेंगे। ऐसे में कई थिंकर्स कहते हैं कि हम पोस्ट मॉडर्निस्ट से तो हम कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। यदि वो एक कुछ, इसका मतलब है कुछ वो दूसरा लैंग्वेज यूज करते हैं, या हो सकता है तभी ये पॉसिबल है जब एक न्यू लैंग्वेज इजाद हो जिसको कि वो भी समझे और हम भी समझे।
तो इस बेसिस पे इनकी बुराई की जाती है कि इसको समझना मुश्किल है, वो क्या कह रहे हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ये जो है एक तरह से मीनिंगलेस है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि वो जब समझ में नहीं आती है उनकी, और वो उसमें एक तरह से डिसीटफुलनेस है, कुछ छद्म है, छुपा हुआ है, और वो सही नहीं है जो वो सामने लाना चाहते हैं, और जो एक्चुअल में वो है वो सही नहीं है। एंड जैसे नोएम चॉम्स्की जैसे जो थिंकर है, वो कहते हैं कि यदि वो किसी चीज पे बिलीव नहीं करते कि कोई फाउंडेशनल इथिक्स है, नॉर्म है, तो किसके बेसिस पे जो है वो एनालिसिस करेंगे, वो कहाँ ले जाएंगे दुनिया को, फिर कौन सा जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिससे कि हम किसी चीज को तुलना कर सकते हैं। तो इसलिए उनकी जो थ्योरी है या उनका जो आइडियोलॉजी है वो हमें कहीं नहीं ले जाता है, उसमें कोई एम्पिरिकल नॉलेज छिपा हुआ नहीं है। एंड कई लोग कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म सिंपली रिफ्लेक्ट्स द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ रिवॉल्यूशनरी जनरेशन, जो पोस्ट वॉर और जो वर्ल्ड में जिस तरह की जो हवा चली है, जिसमें कि कई लोग जो है परेशान हैं कई कारणों से, तो उसकी उनकी जो एक रिएक्शनरी थिंकिंग जो हुई है एवरीथिंग एस्टैब्लिश को काटने की, उसका एक रिफ्लेक्शन है पोस्ट मॉडर्निज्म। इस तरह से इसके क्रिटिसिज्म किए जाते हैं। एंड फाइनली यदि आप मैंने कुछ जुटाए हैं, वैसे तो 10-15 थिंकर्स जो हैं वो काफी प्रोमिनेंट हैं पोस्ट मॉडर्निज्म में, लेकिन मुझे लगा कि ये सब जो है इसके पिलर्स हैं। जैक दरीदा, जिन्होंने कि लैंग्वेज पे काफी काम किया, और डीकंस्ट्रक्शन, जो मैंने आपको कहा कि यदि किसी लैंग्वेज, उनका तो कहना है कि लैंग्वेज में किसी वर्ड का कोई फिक्स मीनिंग है नहीं, वो सेल्फ रिफरेंशियल है। किसी भी वर्ड को किसी लैंग्वेज की जानने के लिए आप उसी लैंग्वेज के किसी अन्य वर्ड से उसकी या तो कंपेयर करेंगे या कंट्रास्ट करेंगे, ये मेथड डीकंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो जैक डरीडा इज ए पिलर। मैकल फोको जो है, वो पावर पे उन्होंने लिखा है, गवर्नमेंटलिटी पे लिखा है। आपको मैंने पावर वाले में बताया है कि कैसे पावर एक कैपिलरी की तरह जो है, इट राइजेस फ्रॉम द बेस एंड इट शोज इन द वे ऑफ हाउ सब्जेक्ट्स आर मेड गवर्नेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो है गवर्नेबल आइडेंटिटी सब्जेक्ट को दी जाती है, उनको सब्जेक्टिविटी उनके ऊपर लादा जाता है, द वे कि स्टेट जो है उनको गवर्न कर सके, और वो जो है पावर का रिफ्लेक्शन है। तो ये फोको के जो कई आइडिया जो हैं वो पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियाज हैं। और नीजे जो है, फेडरिक नीजे जर्मन, ये दोनों जो जैक डरीडा एंड मैकल फोको जो हैं वो दो फ्रेंच हैं। इनफैक्ट कई जो है सोशल साइंटिस्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है फ्रेंच हैं, लेकिन जो शुरुआत जिनको कि फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म में कुछ लोग कहते हैं वो फेडरिक नीचे हैं, जो कि जर्मन है। उन्होंने जो है पर्सपेक्टिविज्म दिया था, एक मतलब उनका कहना था कि ट्रूथ डिपेंड ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द वन हु इज ऑब्जर्विंग। जो मैंने आपको कहा वो नीजे के थॉट है, जिसको कि पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है मानते हैं। देन जॉन बॉलरेल्ड हैं, जिन्होंने कंज्यूमरिज्म पे लिखा है, एवरीथिंग इज मतलब इन दिस टुडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज कंज्यूमरिज्म। और उस पर उन्होंने काफी लिखा है कि कैसे हम सभी कंज्यूमर बनाए जाते हैं, कैसे जो है हमारे ऊपर जो है वो पावर प्ले होता है मल्टीनेशनल का, जिससे कि हमारी नीड जो है क्रिएट होती है, और हम टुडे वी आर नथिंग बट कंज्यूमर्स। तो और जेंडर रिलेशन पे भी उन्होंने लिखा है। जो फ्रैंकोस लैथॉर्ड, वो भी एक पिलर है, जिन्होंने कि उन्होंने जो ग्रैंड नैरेटिव, जिसको कि मैंने आपको बताया कि दे डोंट बिलीव इन ग्रैंड नैरेटिव्स और ग्रैंड थ्योरी और आइडियोलॉजीज, तो वो लैथॉर्ड का व्यू है। तो दीज आर द मतलब डेरिडा, फोको, निजे एंड लॉथार्ड एंड बॉलरेयार्ड। मेरी सलाह है कि आप अपने नोट में एटलीस्ट 4-5 का नेम भी यदि आप लिख देते हैं, और कुछ कुछ 1-2 वर्ड भी उनके बारे में कह देते हैं, तो आपके नोट को जो है हाईली इन्फ्लुएंशियल अच्छा माना जाएगा। मैं आपको जो है यहीं पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ। मैं ये नहीं आपको बता रहा हूँ कि इसके कैसे ऐसे टाइप आंसर लिखना है, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पोस्ट मॉडर्निज्म पे केवल नोट्स आएंगे, और नोट्स जो है आप 3 से 4 पैराग्राफ में लिखते हैं, और उसका भी स्ट्रक्चर लगभग वैसा ही होता है कि आप इंट्रोडक्शन देते हैं, और फिर आप उसके मेन पॉइंट्स को कहते हैं, और आप जो है फाइनली कंक्लूड करते हैं। लेकिन वो पैराग्राफ राइटिंग के तौर पे होता है, छोटा होता है, उसमें आप चीज़ों को बहुत एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो मैंने जितना आपको बताया है वो मोर देन एनफ है। आप उसको केवल यदि 1-2 बार इस वीडियो को देख भी ले, तो आप एक बहुत अच्छा नोट जो है लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट में यदि आप आएंगे तो मैं आपको जो है कंजर्वेटिज्म और एनार्किज्म पे भी नोट्स के लिए
अपने थॉट प्रोसेस जो मैंने सिमुलेट किए हैं आपको अगले कुछ दिनों में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड विशेस।